सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों यहां पर डीएलएड तृतीय सेमेस्टर विज्ञान से रिलेटेड आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लेकर के आया हूं, जो कि पवन सीरीज से हैं। दोस्तों जितने भी यहां पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, जितने भी बहुविकल्पी अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, सारे के सारे आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और ये मैं आपको सुपरफास्ट तरीके से करवाऊँगा, क्योंकि इससे पहले मैं आपको ये चीज़ें करवा चुका हूँ। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपको सेकेंड सेमेस्टर में अगर बैक लगा है तो वहाँ पर डबल बैक लग गया, तो उनको पता है यार भैया थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देना पड़ेगा। तो उस वजह से यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो सबसे पहले अगर प्रश्न की बात करते हैं कि मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन का क्या नाम होता है, तो भैया स्कैनर होता है। ठीक है, स्कैनर होता है, या फिर मस्तिष्क का जांच करने का मशीन को क्या कहते हैं, सीटी स्कैन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है सीटी स्कैन, स्कैनर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक कौन थे, तो सुश्रुत जी जो थे वो थे चिकित्सक। ठीक है, शल्य चिकित्सक की बात यहाँ पर की गई। वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे, वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ जो थे वो दोस्तों कौन थे, श्रीधराचार्य जी थे। कौन थे दोस्तों, श्रीधराचार्य जी थे। कौन थे सर, श्रीधराचार्य। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे अगर यहाँ पर, जो कि हमारा क्या कहता है नेक्स्ट प्रश्न, कि विज्ञान जो है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध किस प्रकार है, तो ये एक घनिष्ठ संबंध है। चाहे विज्ञान की बात करें या प्रौद्योगिकी की बात करें, इन दोनों का संबंध दोस्तों जो है वो बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये भी है कि प्रौद्योगिकी क्या है। भैया प्रौद्योगिकी क्या है, या प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, या प्रौद्योगिकी क्या होता है। मतलब क्वेश्चन जो है वो आपका किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो कुछ आपका क्वेश्चन है वो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, वो चाहे जो प्रकार हो। यानी कि विज्ञान के नियमों के सिद्धांतों के अनुप्रयोगों से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी, तो थॉमस एडिसन जो थे वो विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन का जो है खोज इन्होंने किया था। ठीक है, इनका खोज किसने किया था तो आपको पता है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो है हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसरो। इसरो का क्या अर्थ होता है, इसका इसरो का अर्थ क्या होता है, या इसरो का पूरा नाम क्या होता है, इस चीज़ों को बस आपको बताना होता है। इसरो का पूरा नाम मतलब अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, ये हमारा होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर कि हरित क्रांति किसे कहते हैं भैया। ठीक है, हरित क्रांति जो है वो किसे कहते हैं, यानी आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों, ठीक है, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं भैया, हरित क्रांति कहते हैं, या हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। दाब की अवधारणा क्या होती है, दाब की अवधारणा क्या होती है, यानी किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में जो बल लगाया जाता है उसे दाब कहते हैं। और यही हमारा बल भी होता है, बल लगाया जाता है उसे बल। यानी कि कोई वस्तु है, अगर हम उसको खींचेंगे अपनी ओर, या फिर दूसरी की तरफ धक्का देंगे, या फिर उसको भैया अपनी ओर खींचेंगे या उसको हम धक्का देंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका क्या होगा, उसमें भैया दाब की अवधारणा होगी। बात करते हैं वायुमंडल तथा वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, वायुमंडल या फिर वायुमंडलीय दाब से आप भैया क्या समझते हो। ठीक है, तो इससे क्या समझते हो, चाहे वायुमंडल की बात की जाए, चाहे वायुमंडलीय दाब की बात की जाए, इससे आप क्या समझते हो। यानी कि पृथ्वी के जो है, पृथ्वी के चारों तरफ वायु से घिरी, पृथ्वी चारों तरफ से किससे घिरी, वायु से घिरी। भैया वायु तो है ही है, वायु नहीं होगा तो जीवन हमारा संभव ही नहीं होगा। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। यही आवरण जो होता है ये वायुमंडल कहता है, यानी वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुदाब कहते हैं। प्लमन का सिद्धांत किसे कहते हैं, प्लमन विधि या प्लमन का सिद्धांत या प्लमन किसे कहते हैं, किसी भी टाइप से आपका प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। यानी कि जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है, और इसे प्लवन का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, वायुदाब का मात्रक क्या होता है।
तो वायु दाब का मात्रक तो आपको पता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है वायु दाब का मात्रक। ये भी प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अभी आगे आपके बहुविकल्प जो आपके प्रीवियस ईयर के लघुत्तरी क्वेश्चन होंगे, चाहे बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, वो सभी देखने को आपको मिलेंगे। उसकी भी मैं आपको एक सीरीज लेकर के आऊँगा। अभी देखते हैं यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन हो पाएंगे वो करवाएंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो करवा देंगे। जल पंप में कितने बल्ब होते हैं? जल पंप में कितने वाल्व होते हैं, वाल्व होते हैं और क्यों होते हैं? तो देखिए, जल पंप में 2 वाल्व होते हैं। ये वाल्व वायु दाब के कारण खुलते हैं तथा बंद होते हैं। देखिए, जल पंप जो होता है, ठीक है, उसमें 2 वाल्व होते हैं। एक तो खुलता है वायु दाब के कारण, दूसरा बंद होता है तथा खींचे गए जल को वापस नीचे नहीं जाने देता है। देखिए, जैसे वाल्व होती है हमारी, वाल्व उसी को वाल्व कहते हैं, ठीक है भैया। जो आप लोग, अगर आपको पता होगा, सभी को पता होगा, जितने लोग मतलब खेती से रिलेटेड होंगे, खेती से जुड़े होंगे, उन सभी को पता होगा। एक वाल्व होती है, वाल्व में क्या होता है, पत्ता लगा होता है उसमें, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, अगर जल नीचे से बाहर निकलना होगा तो पत्ता खुल जाता है ऊपर की ओर, और खुलने के बाद क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इंजन, जैसे हमारा जो इंजन है या कुछ भी है, मोटर वगैरह जो बंद होती है, तो वाल्व नीचे की ओर जो पत्ता है जैसे बंद होता है वो नीचे की ओर चिपक जाता है, जा करके चिपकने के बाद ऊपर का जो पानी भरा होता है, वाल्व के ऊपर का जो पानी भरा होता है वो वापस नीचे नहीं जाने देता है। यही होता है वाल्व का काम, ठीक है। वायु दाब की माप के लिए 2 प्रकार के वायु दाब मापियों के नाम जो है वो आपको बताना है, ठीक है। वायु दाब मापियों के नाम जो है वो आपको बताना है। सबसे पहले वायु दाब की बात करते हैं यहाँ पर, पारा और निर्द्रव दाब मापी, निर्द्रव दाब मापी। नेक्स्ट होता है हमारा यहाँ पर कुक्कुट पालन। क्या होता है? तो कुक्कुट पालन आपको तो पता है भैया, मुर्गी होता है कुक्कुट पालन, ठीक है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं वो भी आपको बताना है, किस कल्चर के अंतर्गत आता है। एटॉमिक पावर स्टेशन जो है, एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ स्थापित है? तो एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो आपका नरोरा में है, कलपक्कम में है और ट्राम्बे में है। नरोरा, कलपक्कम और ट्राम्बे में जो है वो आपका एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में स्थित है। कहाँ पर? नरोरा, कलपक्कम और आपका ट्राम्बे में, ठीक है। ये 3 जगहों पर ये इसकी स्थापना है या फिर ये स्थापित है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि भारत के अग्रणी स्टील कारखाने, भारत के अग्रणी स्टील कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित हैं? तो कहाँ कहाँ स्थापित है? जमशेदपुर में, भिलाई में, राउरकेला में और आपका दुर्गापुर में, ठीक है। इन जगहों पर ये स्थापित हैं। कहाँ कहाँ पर? जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। भारत के अग्रणी स्टील कारखाने जो हैं वो यहाँ पर स्थित हैं, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्या द्रव किसी बर्तन की सभी दिशाओं में भार डालता है? क्या द्रव किसी बर्तन की सभी दिशाओं में भार डालता है? तो हाँ, बिल्कुल भार डालता है द्रव, सभी दिशाओं में वो फैल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि समस्थैतिक की या होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं? यानी जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में समस्थिति बनाए रखने की क्षमता को समस्थितिकी कहते हैं। पादप हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं? चाहे पादप हार्मोन्स की बात की जाए, चाहे फाइटो हार्मोन्स की बात की जाए, इसे क्या कहते हैं? तो पौधों में सभी कार्यों का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है और इन पदार्थों को हम हार्मोन्स भी कहते हैं। उत्सर्जन क्या होता है या उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन क्या होता है या उत्सर्जन किसे कहते हैं? किसी भी प्रकार से आपका प्रश्न पुट अप किया जा सकता है। यानी कि विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर में पदार्थों का विघटन होता है। क्या होता है? शरीर के में पदार्थों का विघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन क्या है भैया? हम अपनी ऊर्जा के लिए, ऊर्जा को बनाए रखने के लिए किन्हीं न किन्हीं चीज़ों का सेवन करेंगे, उससे हमारी जो पौष्टिक चीज़ें हैं वो हमारे शरीर के अंदर चली जाती हैं, ब्लड में सब मिल जाती हैं। बाकी का जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको बाहर निकालने को ही उत्सर्जन कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्सर्जन अंग के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, ठीक है, इनके बारे में बताना है। तो गुर्दे जो हैं, वृक्क, ये भी आपके उत्सर्जन अंग के अंतर्गत आते हैं।
उसके बाद मूत्रवाहिनियाँ, ये भी आता है, मूत्राशय ये भी आता है, और मूत्र मार्ग जो है वो भी आता है आदि। ये सभी जो है वो आपके उत्सर्जन के प्रमुख अंग के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां जो हैं वो पाई जाती हैं, कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं? तो कंकाल पेशियां, आरेखित पेशियां, हृदय या फिर कार्डियक पेशियां ये होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मनुष्य में श्रवण हेतु पाए जाने वाले आंतरिक अंग बताइए। तो मनुष्य में श्रवण हेतु पाए जाने वाले आंतरिक अंग जो है वो कर्णपर्दा हैं, मध्य कर्ण आदि ये सभी होते हैं। वनस्पतियों में पाए जाने वाले बाह्य वृद्धि अंग बताइए। मनुष्य वनस्पतियों में पाए जाने वाले बाह्य वृद्धि अंग कौन कौन से होते हैं? देखिए, कस्थस्थ कलिका होती है, अग्रस्थ कलिका होती है और पर्व आदि ये सभी होते हैं। वनस्पतियों में संवेदना किसके द्वारा प्राप्त होती है? ठीक है, वनस्पतियों में संवेदना जो है वो किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो रासायनिक समन्वय के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि हमारा यहाँ पर कहता है कि जीव जगत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जीव जगत को भैया 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक तो आपका एक कोशिकीय जीव होता है, एक आपका बहुकोशिकीय जीव होता है। ये 2 प्रकार के जीवों में विभाजित किया गया है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अवशेषीय अंगों के नाम बताइए। तो अवशेषीय अंग देखिए, निमेशक पटल जो होता है, निमेशक पटल, ठीक है, आंखों के ऊपर, इसको कहते हैं। कर्णपल्लों की पेशियां, ये अवशेषीय अंग ही हैं, इनका कोई काम नहीं है। वर्मी फॉर्म एपिडिंक्स जो होता है, डिंक्स जो होता है, ये भी होता है, इसी के अंतर्गत ये आता है। ये मतलब क्या है भैया? अवशेषीय अंग होते हैं। ठीक है, इनका कोई कार्य वगैरह नहीं होता है। समजात अंग से आप क्या समझते हैं? यानी कि वे अंग जो उत्पत्ति तो समान होते हैं लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग हों, समजात अंश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? समजात अंश कहलाते हैं या समजात अंग कहलाते हैं। यहाँ पर अंश हो गया है। प्रौद्योगिकी की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है भैया? प्रौद्योगिकी की जो सफलता है वो किन बातों पर निर्भर करती है? तो प्रौद्योगिकी की सफलता जो है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहले कौन सी है? कार्य क्षमता में वृद्धि, दूसरी आर्थिक लाभ, तीसरी समय की बचत। पहली कार्य क्षमता में वृद्धि, दूसरी आर्थिक लाभ और तीसरी समय की बचत, ये हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि समरूप अंग से आप क्या समझते हैं? तो वे अंग जो उत्पत्ति में तो असमान होते हैं परंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। पौधे तथा जंतुओं के मध्य की कड़ी क्या है? तो युगलीना है। पौधे और जंतुओं के मध्य की जो कड़ी है वो क्या है? युगलीना है। ठीक है, वो युगलीना है। अंग तंत्र क्या है? कई अंग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तब उन्हें अंग तंत्र कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बात करते हैं यहाँ पर भोजन के पाचन में मुख, जीव, आहार, नाल, यकृत, आमाशय, ये सभी क्या हैं? अंग तंत्र हैं इसके। ठीक है, यानी कई अंग मिलकर के किसी कार्य को करते हैं। जैसे भोजन के पाचन में मुख का सबसे बड़ा पहिया, मुख से खाएंगे, दांतों से, मुख के अंदर ही दांतों से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेंगे, जीभ से इधर उधर करेंगे भोजन को, लार उसी में मिलेगी, उसके बाद भोजन और थोड़ा सा यहाँ पर ही पच जाता है भोजन, उसके बाद धीरे से आहार नाल के जरिए यकृत, आमाशय वगैरह वगैरह से उसके बाद फिर गुदा द्वार की तरह बाहर निकल जाता है। मतलब ये सभी अंग जो हैं इस कार्य में कहीं ना कहीं आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि अंतः श्वसन तथा उच्छ्वसन क्या है? अंतः श्वसन तथा उच्छ्वसन क्या है? यानी ऑक्सीजन को अंदर लेने को अंतः श्वसन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का उच्छ्वसन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता है? सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। 19वीं सदी में सूक्ष्म जैविकी की स्थापना किसने की? 19वीं सदी में सूक्ष्म जैविकी की स्थापना किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने इसकी स्थापना की थी। यानी वायरस क्या होता है? तो वायरस क्या होता है? वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले परजीवी हैं। ठीक है, परजीवी हैं। वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रूसी वैज्ञानिक कौन थे? रूसी वैज्ञानिक आइवानोस्की ने की थी इसकी खोज। ठीक है, आइवानोस्की ने इसकी खोज
की थी। उसके बाद एक आपको पता है ना कि जानवरों में खुरपका मुंहपका रोग होता है, ये किस कारण होता है? तो वायरस जनित रोग होता है। ये खुरपका और मुंहपका जो है वायरस जनित रोग होता है। किसी भी वायरस को एक कण को क्या कहते हैं? किसी भी वायरस के एक कण को क्या कहते हैं? विरियन कहते हैं। किसी भी वायरस के एक कण को क्या कहते हैं? विरियन कहते हैं, विरियन के नाम से जानते हैं। वायरस संक्रमण के लिए कौन से 2 प्रोटीन्स आवश्यक होते हैं? तो एग्लूटिनिन्स, न्यूरामिनिडेज 2 होते हैं। बैक्टीरिया फेज क्या होता है? जीवाणुओं के परजीवी वायरस कणों को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अगला होता है यहाँ पर कि मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कोई 2 वायरसों के नाम लिखना है। कोई 2 वायरसों के नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो वायरस 2 नाम आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वायरस कौन कौन से हो जाएंगे? ये 2 वायरस तो आपको अच्छे से पता ही भैया कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबो और राइबोज। डीऑक्सीराइबो और राइबो, ये 2 वायरस होते हैं। लाइसोजेनिक किसे कहते हैं? तो जिन जीवाणुओं में फेज जीनोम संयत होता है उन्हें लाइसोजेनिक कहते हैं। और जीवाणु द्वारा होने वाले 2 रोग के नाम लिखना है, हैजा और क्षय रोग। ये 2 होते हैं जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। ये 2 जीवाणु द्वारा होने वाले रोग होते हैं। तो दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ तक हमारा हो गया था कि क्षय रोग और हैजा रोग। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं ये जो अतिलघुत्री वाला पोर्शन है इसको मैं आपको 2 पार्ट में वीडियो दूंगा। तो चूँकि दोस्तों आपको पता है यहाँ पर कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से 2 पार्ट में दे दूंगा मैं। 2 पार्ट में पूरे अतिलघुत्री जो हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद 1 पार्ट में हो सकेगा तो बहुविकल्पी दे दूंगा या फिर 2 पार्ट में दे दूंगा, अलग अलग दूंगा। एक मैं आपको जो भी आपके सीरीज वगैरह हैं उनका दे दूंगा, चाहे वो राजन की हो चाहे वो पवन की हो, और एक मैं स्पेशली आपको ठाकुर एप्लीकेशन की दे दूंगा, जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं और काफ़ी सारे आपके लिए लाभदायक वो बुक होती है, ठीक है। तो बहुत से लोगों के पास ऐसी बुक नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको उनसे प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चन। देखिए बात आती है यहाँ पर कि वायरस द्वारा फैलने वाले रोगों की रोकथाम कैसे की जा सकती है? तो भैया टीकाकरण द्वारा। जैसे अभी मान लीजिए कोरोना वायरस फैला है, तो यार यहाँ पर चीज़ें देखी लिख करके आपके सामने आ रही हैं, तो मतलब बहुत से लोग ऐसे यार टीका नहीं लगवाएंगे, ये नहीं लगवाएंगे, वो नहीं करवाएंगे, और उसके बाद रसायन चिकित्सा के द्वारा रोकथाम के द्वारा आप भाई टेस्ट करवाइए, ठीक है, मास्क पहन के रखिए। वायरस द्वारा फैलने वाले रोग जितने भी होते हैं उनकी रोकथाम ऐसे ही की जा सकती है भैया टीकाकरण द्वारा। टीकाकरण जरूर लगवाएं, टीका जरूर लगवाएं, ठीक है। ये चीज़ें जैसे कि आपके सामने ये बहुत दिनों से चली आ रही है, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन हमारा मतलब आज के 4 साल 5 साल पहले का क्वेश्चन है, 4 साल 5 साल पहले क्वेश्चन डाला गया था, लेकिन कोरोना वायरस तो अभी 2 साल से आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब ये क्वेश्चन तो पहले से बना हुआ है, तो मतलब टीकाकरण द्वारा, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि जीवाणु क्या होते हैं। तो जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें एक कोशिका सिर्फ पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकीय जीव होते हैं जीवाणु। अब वो और कौन कौन से होते हैं एक कोशिकीय, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण किन किन विधियों द्वारा किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों का जो संरक्षण है वो एक आपकी कैनिन विधि होती है, पाश्चुरीकरण विधि होती है, यहाँ पर पाश्चुरीकरण होता है, ठीक है। पाश्चुरीकरण कहीं कहीं आप लोग को लिखा मिलेगा, कम ताप पर संचय द्वारा, इनके द्वारा यहाँ पर खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। जैसे कि आपको पता नहीं खाद्य पदार्थ जैसे मिल्क वगैरह हो गया तो इनका पाश्चुरीकरण किया जाता है, मिल्क वगैरह दही वगैरह, तो इनका सबका क्या किया जाता है? पाश्चुरीकरण किया जाता है, तभी ये मतलब 1 दिन पैकेट में रहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर कि जीवाणुभक्षी क्या है, यानी कि जीवाणुभक्षी एक प्रकार का वायरस है। जीवाणुभक्षी क्या है? ये भी एक प्रकार का वायरस ही होता है जो जीवाणुओं का आक्रमण करता है, जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। अगला हो जाएगा हमारा प्राकृतिक आपदा क्या है, यानी प्राकृतिक आपदा क्या होती है इसको स्पष्ट करना है आपको। यानी कि ऐसे सभी पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संपदा यानी कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं। आगे बात आती है यहाँ पर कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, यानी मृदा अपरदन को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में मृदा अपरदन हाई-फाई स्टडी, आप डायरेक्टली आप लोग सर्च करिएगा मृदा अपरदन बाई हाई-फाई स्टडी, आप सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। मृदा अपरदन की कंप्लीट वीडियो बोर्ड पे समझाया मैंने आपको अच्छे तरीके से, तो वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी भूमि की ऊपरी सतह पर मिट्टी के कटान या पानी के साथ बह जाने को मृदापर्दन कहते हैं। मृदापर्दन देखिए, मृदापर्दन रोकने के बहुत सारे उपाय, जैसे ज़्यादातर पेड़ लगाएं हम लोग। पेड़ लगाने से क्या होगा, उनकी जड़ें जो हैं वो मिट्टी के कसाव को कस के रखेंगी ताकि मिट्टी बहने नहीं पाएगी। उसके बाद झाड़ी वगैरह जो होती हैं उनमें भी मृदापर्दन बहुत कम होता है।
मृदा अपरदन ऐसी जगह पे होता है जहाँ खुला होता है, मिट्टी एकदम खुली होती है और पानी गिरा, बहा पानी, पहाड़ी एरिया में बहा, मिट्टी बह गई, ऊपर की परत बह गई, उपजाऊ भूमि बह गई, ये सभी क्या है, मृदा अपरदन के अंतर्गत आता है भैया, है ना। अगर पेड़ लगाएंगे तो भाई बारिश होगी तो बारिश पहले पेड़ पे आएगा, डायरेक्ट बारिश भूमि पे नहीं गिरेगी। ऐसे अगर डायरेक्ट गिरती है तो आपको तो पता है ना, मिट्टी धीरे धीरे कट कट के बह जाती है। फिर आप तो पता होगा यार, आप सभी के यहाँ बारिश होती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं पता होगा। सीधा सा मतलब ये है कि भूमि की ऊपरी सतह या मिट्टी का कटान या मिट्टी का ऊपरी सतह का जो भाग है वो बह जाना, वही हमारा मृदा अपरदन के अंतर्गत आता है। बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण की विधियाँ क्या है। तो वन्य जीव संरक्षण की 2 विधियाँ हैं, स्वास्थनीय संरक्षण और उत्थानीय संरक्षण, ये 2 संरक्षण होती हैं। उसके बाद तांबा तथा सीसा किस प्रकार का खनिज है, तो अलौह खनिज है, ये अलौह खनिज के अंतर्गत आता है, यानी कि अलौह खनिज है ये। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की संपदा है, तो नवीकरणीय संपदा जो है वो सूर्य का प्रकाश है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि खनिज संपदा के अंतर्गत आने वाले कोई 4 तत्व बताइए। खनिज संपदा के अंतर्गत आने वाले कोई 4 तत्व कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका कोयला होता है, दूसरा संगमरमर होता है, हीरा होता है और प्राकृतिक गैस होती है, जो नेचुरल गैस होती है वो होती है, ठीक है। ये प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत आती है। पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं। पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन इस वजह से कहते हैं भैया कि जो पेट्रोल है इसको पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जिसे भूमि से गहरे कुएं खोद कर निकाला जाता है, भूमि में गहरे कुएं से खोद कर निकाला जाता है, अतः पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है। मतलब पहले कभी वगैरह पृथ्वी पलटी, पहाड़ के नीचे दब गए हमारे जो पूर्वज वगैरह या फिर जानवर या कुछ भी सड़े गले चीज़ें, पेड़ पौधे, तो उन्हीं से क्या है अब वो ईंधन के रूप में निकल रहा है, जीवाश्म के रूप में निकल रहा है, पेट्रोल डीजल के रूप में निकल रहा है। आगे बात करते हैं यहाँ पर हमारा कि पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं या फिर क्यों कहा जाता है, किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाता है। वर्तमान युग में पेट्रोल किसी राष्ट्र के लिए सोने से अधिक कीमती है कि राष्ट्र की उन्नति काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास कितना पेट्रोलियम है। कृषि उद्योग, यात्रा और संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः पेट्रोल को तरल सोना यानी लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं या लिक्विड गोल्ड कहते हैं इसको, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर कि प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है। प्रकृति में जो भी कार्बन है वो किन पदार्थों में पाया जाता है, तो कार्बन आपको पता है प्रकृति में कार्बन चूना पत्थर में, खड़िया में, संगमरमर के रूप में पाया जाता है। और उसके बाद लैंप ब्लैक यानी काजल जो होता है क्या होता है, लैंप ब्लैक या काजल क्या होता है, इसमें कार्बन कितने प्रतिशत होता है, इसमें जो कार्बन होता है भाई वो कितने प्रतिशत होता है, यानी कि मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त पदार्थ यानी लैंप ब्लैक या काजल कहलाता है। इसमें कार्बन जो होता है वो 98 से 99% तक होता है। बात करते हैं यहाँ पर कि रॉकेट ईंधन के 2 उदाहरण देना है आपको। रॉकेट ईंधन क्या होते हैं, इनके 2 उदाहरण देना है, यानी मेथिल हाइड्रोजन और द्रवित हाइड्रोजन जो होते हैं ये रॉकेट ईंधन के 2 उदाहरण के रूप में माने जाते हैं, ये 2 उदाहरण के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है, यानी पेट्रोलियम गैस जो आइसोब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण को पेट्रोलियम कहते हैं। इनमें 2 गैसें होती हैं, आइसोब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों के मिश्रण को हम लोग पेट्रोलियम गैस कहते हैं। कार्बन का शब्द का प्रतीक क्या है, तो कार्बन शब्द को सी से डिनोट करते हैं, प्रतीक इसका सी हो जाएगा। यानी कि कार्बन से प्राप्त ईंधनों के प्रकार बताना है तो कोल तार, कोक और कोल गैस ये कोयले से प्राप्त ईंधन होते हैं या माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि द्रव ईंधन के प्रकार क्या हैं, तो मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रोल ये द्रव ईंधन के प्रकार हैं। प्रयोगशाला में बनाए गए सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम बताना है आपको। तो कार्बनिक यौगिक एक तो आपको पता है भैया यूरिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है हमारी भूमि के लिए, हमारी फसलों के लिए, लेकिन क्या किया जाए, इसको डालेंगे नहीं तो आज पैदावार जो हमारी है वो कम हो जाएगी, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ेगा। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, यानी यौगिकों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसमें उपस्थित तत्वों में से एक तत्व कार्बन होता है और उसी को कार्बनिक यौगिक यानी फिर कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, तो कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो 6 होती है, यानी 6 मानी जाती है, ठीक है। हीरा किस प्रकार का पदार्थ है,
तो हीरा कठोर प्रकृति पदार्थ है। डायबिटीज या मधुमेह क्या है? तो जब किसी व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो तो उस व्यक्ति को मधुमेह से ग्रसित हो जाता है, यानी कि उसको शुगर हो जाता है। क्लियर? ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न की, जो कि हमारा कहता है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं या संक्रामक रोग क्या होते हैं। यानी कि ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित हो सकते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। किसी एक संक्रामक रोग का अगर आपको नाम पता है तो जरूर से जरूर आप सभी साथी बताएंगे। ठीक है, किसी एक संक्रामक रोग का नाम अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि मधुमेह रोग का प्रमुख लक्षण क्या है। तो मधुमेह रोग जो होता है उसका प्रमुख लक्षण क्या होता है? मधुमेह का प्रमुख यानी कि रोगी के मुंह खुश्क रहना तथा अधिक प्यास लगना। सामान्य स्थिति में हृदय की धड़कन की गति कितनी होती है? तो सामान्य स्थिति में हृदय की गति के जो प्रति हृदय 60 से 80 की गति से धड़कता है, 60 to 80 की गति से धड़कता है इसके हृदय की गति। और हृदय की गति को किस में मापा जाता है? अगर आपको पता है तो जरूर से मेंशन करिएगा। उच्च रक्त शर्करा क्या होती है? यदि रक्त शर्करा सामान्य से अधिक हो जाती है तो उच्च रक्त शर्करा कहलाती है। रक्त शर्करा का सामान्य स्तर क्या होता है? तो 70 से 100। रक्त शर्करा का सामान्य स्तर क्या होता है? 70 से 100 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दो प्रमुख रोगों के नाम बताइए। तो दो प्रमुख रोग इनमें से कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, एक तो आपका रोग हो जाएगा एंजाइन, दो प्रमुख रोग। एक तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस जो है, ये भी एक प्रकार का रोग ही है। रुधिर दाब क्या होता है? यानी जिस दाब के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे रुधिर दाब कहते हैं। हृदय की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो हृदय की जो जांच है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा की जाती है। रक्त में किस पदार्थ की मात्रा अधिक होने से मधुमेह हो जाता है? तो अभी ऊपर आपको बताया गया ग्लूकोज। ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में भी पुटअप किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। कैसे कि रक्त में किस पदार्थ की कमी, किस पदार्थ की अधिकता के कारण या अधिक होने से मधुमेह हो जाता है? तो ऑप्शन में आपको ग्लूकोज दे देगा, वगैरह वगैरह 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो उसमें से अगर आपको पता है भैया ग्लूकोज से, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कि पर्यावरण से आपका क्या अभिप्राय है। यानी पर्यावरण समस्त बाहरी दशाओं तथा प्रभावों का योग है जो प्रत्येक जीव प्राणी के विकास को प्रभावित भी करता है। क्रोड किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, क्रोड किसे कहते हैं? क्रोड क्या होता है? यानी कि पृथ्वी जो होती है हमारी पृथ्वी, ठीक है ना, पृथ्वी के सिकुड़ने के क्रम में अंदर वाले ठोस गोले को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। पृथ्वी के सिकुड़ने के क्रम में सबसे अंदर का जो ठोस है, जो अभी भी गर्म है, अभी भी एक धधकते लोहे के समान है, उसी को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, वन, मृदा, खनिज पदार्थ, ये सब क्या है? अभी प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि वाश क्या है। वाश क्या है? वॉश, ठीक है ना, वॉश क्या है? यानी कि जिस स्थान पर जीव वॉश करते हैं उसे वॉश स्थान कहते हैं। वॉश स्थान क्या है? तो जिस स्थान पर जीव वॉश करते हैं, मतलब रहते हैं, उसे हम वॉश स्थान कहते हैं। दो जलीय पौधे के नाम बताइए। तो कुमुदनी और हाइड्रिला जो है वो दो जलीय पौधे हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव वह घटना है जिसके कारण पृथ्वी ऊष्मा को ग्रहण करती या रोकती है। पर्यावरणीय अनुकूलन क्या है? तो यह बाह्य तथा आंतरिक अनुकूलन है। यह क्या है भैया? बाह्य और आंतरिक अनुकूलन के अंतर्गत ये आता है। मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? तो गलफड़ा जो है वो पाया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं अति लघुत्तरीय में। ध्वनि के तीव्रता का मापन किस में होता है? तो डेसिबल में होता है ध्वनि की तीव्रता का मापन। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? तो जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकरा कर परिवर्तित होती हैं तो इस प्रकार की ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्रतिध्वनि कहते हैं। यदि आधा लीटर बनिए कि हाफ लीटर 1/2 लीटर जल तथा आधा लीटर सरसों के तेल को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाए तो इसमें से किसके ताप में अधिक वृद्धि होगी? तो सिंपल सी बात है भैया कि आधा लीटर अगर आप लेंगे सरसों का तेल
जो होगा उसमें अधिक वृद्धि होगी। ठीक है। धातु की केतली जो होती है, धातु के केतली के हत्थे पर बेत का आवरण क्यों चढ़ाया जाता है? तो धातु की केतली के हत्थे पर बेत का आवरण इस वजह से चढ़ाया जाता है क्योंकि बेलन यानी कि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है। केतली के गर्म होने पर इसे पकड़ने में आसानी रहती है। क्या रहती है सर? आसानी रहती है। ध्वनि तरंग के किस प्रकार का उदाहरण है? ध्वनि तरंग के किस प्रकार का उदाहरण है? तो अनुदैर्ध्य जो है इसका उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होता है। ऊष्मा का ध्वनि यानी यम के यस, ऊष्मा का ध्वनि पद्धति में मात्रक क्या है? तो भैया जूल है। ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा यानी ऊष्मा का वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जल तुल्यांक का मात्रक क्या है? तो जल तुल्यांक का मात्रक क्या होता है भैया? ग्राम होता है। क्या होता है सर? ग्राम होता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि मनुष्य की श्रवण क्षमता की आवृत्ति से किस आवृत्ति तक होती है? तो देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक ये सुन सकता है। इससे बाहर मतलब ऐसा होता नहीं है कि भैया इसके बाहर डीजे वगैरह जो है वो नहीं बजाना चाहिए 20,000 से ज़्यादा। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 ही होती है। और अवश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो वो सिर्फ और सिर्फ 20 हर्ट्ज होती है। 20 हर्ट्ज या उससे भी नीचे होती है। गुप्त ऊष्मा क्या होता है? यानी कि बिना ताप बदले पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, जैसे कि ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में आवश्यक ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं या पदार्थ की गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं इसको। ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि 1 कैलोरी से आप क्या समझते हो? तो भैया 1 ग्राम जो होता है जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यकता ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? 1 कैलोरी कहा जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्ध्य कहते हैं। कंपन में चली गई दूरी को। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो है वो कितना होता है या ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में ताप का मात्रक जो है वो केल्विन होता है। ऊष्मा की मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है? तो ऊष्मा की मात्रा जो है पदार्थ की द्रव्यमान गुणे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा गुणे पदार्थ के ताप वृद्धि, सभी को गुणा कर देते हैं और हमारा निकल के आ जाता है ऊष्मा की मात्रा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो ठोस द्रव गैस। गलनांक क्या होता है? यानी कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है उससे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? यानी क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक किसे कहते हैं? यानी कि वह निश्चित ताप किस पर कोई द्रव उबलता है, जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है, वह दिए द्रव का क्वथनांक होता है या क्वथनांक होता है, क्वथन माना जाता है। ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं? तो ऊष्मा का स्थानांतरित की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा के कुचालक हैं। ऊष्मा के कुचालक तो आपको पता है, लकड़ी है, कांच है, कागज है, ऊन है, वायु, ये सभी क्या हैं? ऊष्मा के कुचालक के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम यहीं पर बात करते हैं दोस्तों कि ऊष्मा के सुचालक कौन कौन से होते हैं, तो भैया लोहा जो है सुचालक होता है, एल्यूमिनियम और तांबा जो है ये भी सुचालक होते हैं, और आपका चांदी भी सुचालक होता है। ठीक है। दीप्त वस्तुएं क्या हैं? यानी कि वे वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। और अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं? यानी कि मेज, कुर्सी, बॉक्स, बर्तन आदि वस्तुओं के प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? यानी कि प्रायः प्रकाश गमन पथ की कल्पना हम किसी अति सूक्ष्म छिद्र से निकलने वाले प्रकाश से करते हैं, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन में लगे समय को। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा, अपने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने देखा। इसके बाद एक और मैं पार्ट लेकर के आऊँगा जो कि आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होगा, तो उसको आप लोग जरूर से जरूर वॉच करिएगा। ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। पूरी की पूरी उम्मीद करते हैं इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें आपका जो है अति लघुत्तरीय प्रश्नों का। ठीक है ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।